क्या मुथॉन एक गॉड लेवल एंटिटी होने वाला है जो कि स्टार के साथ मिलकर इंसानों को या फिर चातन और बाकी सुपर हीरोज को बनाएगा? अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डार्क थ्योरी जो है मार्केट में चल रही है और मैं आज प्रूफ के साथ इसका पर्दाफाश करने वाला हूँ। वैसे शुरुआत करने से पहले बता दूं कि मैं पूरी फिल्म पे ही हिडन डिटेल वाली वीडियो बनाने वाला था, लेकिन भाई एनिमेशन में ही इतनी डिटेल है कि उस पे ही एक डिटेल वीडियो बनानी पड़ रही है। जैसे कि क्या तुम्हें पता है कि एल्डर धरती पे जिस समय पे आया था वो टाइमलाइन क्या थी, या फिर इस मोहतरमा को जो तुम देख रहे हो और स्टार समझ रहे हो वो स्टार नहीं है, और एल्डर और स्टार दोनों तो दूसरे ग्रह से है ही, लेकिन चातन भी अर्थ से नहीं है। हालांकि उसका एल्डर और स्टार से कोई कनेक्शन नहीं है और ये तो कुछ भी नहीं। इन्होंने एंड गेम कैसा होगा से लेकर इसमें जितने भी सुपर हीरोज दिखने वाले हैं उन सभी की ओरिजिन भी इसी एनिमेशन में बता रखी है, और इन सभी चीजों को रियल हिस्ट्री के साथ जोड़ के ब्लेंड करने की कोशिश भी की है। बस देखने वाले की मेरी जैसी निगाह चाहिए। निगाह है मेरी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस नाम से, ऑल लेजेंड्स हैव एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ। ये एक लाइन ही इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती है, क्योंकि लोका सिनेमैटिक यूनिवर्स में अर्बन लेजेंड्स या फिर फोकलोर के जो मिथ है उनको जो एक्चुअल इतिहास है उससे जोड़ा जा रहा है, और वो भी मानवीय सभ्यता के एकदम शुरुआत से, जो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की ऑथेंटिसिटी को प्रोवाइड करने का काम करेगा। अब ये सब कैसे कनेक्ट हुआ है वो मैं जब फ्रेम बाय फ्रेम एक एक हिडन डिटेल तुम्हें बताऊंगा तो तुम आसानी से समझ पाओगे। वैसे मुथॉन या फिर एल्डर के पास किस तरह की पावर्स होने वाली है उसको लेकर मूवी में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन इस एनिमेशन से उसके हिंट जरूर दिए गए हैं। पहले तो उसके पास देव का अग्नि अस्त्र होगा, यानी कि आग की पावर्स, जो कि हम इस फ्रेम में देख सकते हैं। वो सिर्फ अपने हाथ से ही फायर क्रिएट कर रहा है। वैसे तो इस फ्रेम का और भी कुछ मीनिंग होता है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम सिर्फ उसकी पावर्स पे ही ध्यान दो। दूसरा, उसके पास ये जो जादुई छड़ी है उसमें भी अनोखी शक्तियां होने वाली है जो हमें इस फ्रेम में दिखाई देता है। वैसे इसमें एल्डर के सीने पे मैमोथ का सिंबल लगा हुआ है, और यहाँ पे इस चाइनीज लड़की के भी सीने में सेम सिंबल है। और यही नहीं बल्कि उनके प्लेनेट पे भी हमने इकलौते मैमोथ को ही देखा था, यानी कि दूसरा कोई भी एनिमल वहाँ पे हमको नहीं दिखा था। और इससे पता चलता है कि मैमथ जो है ये उनके लिए बहुत ही खास एनिमल रहे होंगे। खैर, तो शुरुआत की इस फ्रेम से ही पता चल जाता है कि एल्डर किसी और ग्रह का है, क्योंकि इनका सूरज इनके ग्रह के बहुत पास है, और दूसरे छोटे ग्रह भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि अर्थ से तो नहीं दिखते। और इन दोनों की पोजीशन से ही पता चल रहा है कि ये जो खड़ी हुई औरत है ये उस ग्रह की रानी होने वाली है। पर हाँ, ये स्टार नहीं है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी तुम्हें आगे पता चलेगा। खैर, तो अब उसके आगे की फ्रेम से ये पता चल जाता है कि इसी ने एल्डर को अर्थ पे भेजा है। बेसिकली उसने उसको अर्थ पे नहीं लेकिन कोई प्लेनेट ढूंढने के लिए भेजा होगा, और नसीब से एल्डर को अच्छा ग्रह यानी कि अपनी अर्थ मिल गई। वैसे हाँ, इस फ्रेम में उसके साथ जो एक छोटी बच्ची है उसको याद रखना, वो दोनों फ्रेम में इसीलिए है क्योंकि उसका इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। पर इस सिचुएशन में सवाल ये होना चाहिए कि स्टार को दूसरा ग्रह ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ेगी, और जवाब सिंपल है, पानी की वजह से। अगर तुम इस ग्रह को ध्यान से देखोगे तो पूरा रेगिस्तान है, यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं देखने को मिलता, पेड़ छोड़ो पौधा भी नहीं है, जो इनके येलो कलर से भी पता चल जाता है। और पानी की कमी का रीजन सिंपल है, इनका सूरज इनके ग्रह के बहुत करीब है, और इसी सेम प्रॉब्लम को इनके कपड़े भी दिखाते हैं। इन्होंने अपने पूरे शरीर को, यहाँ तक कि अपने सर को भी ढक के रखा है, बिल्कुल ड्यून मूवी की तरह। तो हाँ, जो लोग इसे डॉक्टर डूम की कॉपी समझ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि उनके पोशाक का ऐसा होने का कारण उनका ग्रह है। अब अगले फ्रेम में जब वो धरती पे आता है तो यहाँ पे देखो हरियाली दिखाई गई है, जो अगेन ये बताता है कि वो पानी के लिए ही यहाँ पे आया है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी डिटेल है कि उसके पीछे जो उसकी शिप दिखाई दे रही है वो क्रैश हो चुकी है और उससे धुआं निकल रहा है। जबकि स्टार यहाँ आती है तो उसकी लैंडिंग बहुत ही सेफली होती है, और उसकी स्पेसशिप देखो बिल्कुल सही सलामत है। और यही नहीं बल्कि उन दोनों की स्पेसशिप को अगर कंपेयर करोगे तो एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि एल्डर यहाँ तब आया जब उसके ग्रह पे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कई सदियों के बाद जब स्टार अर्थ पे आई तो उनकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बहुत एडवांस हो चुकी होगी। अब स्टार और एल्डर के अर्थ पर आने के बीच कितनी सदियों का गैप है, इसका भी एग्जैक्ट टाइम इसी एनिमेशन में छुपा हुआ है, जो कि मैं तुम्हें क्या एल्डर और स्टार ने मिलके इंसानों को या फिर सुपर ह्यूमंस को बनाया है उस थ्योरी की पोल खोल में बताऊंगा। अब ये नेक्स्ट फ्रेम जो है इसका इंस्पिरेशन सीधा पिरामिड से लिया गया है, जहाँ कई लोग आज भी ये मानते हैं कि हमें एलियन ने बनाया था।
अपनी गुलामी करने के लिए, या फिर पिरामिड जैसे अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर्स एलियन ने बनाए हैं और उनमें मजदूरी करने के लिए उन्हें जो गुलाम चाहिए थे वो और कोई नहीं बल्कि इंसान ही थे। और अगर तुम इस फ्रेम में साइड में देखोगे तो तुम्हें पिरामिड्स भी दिखाई देंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि मेकर्स इसको हिस्ट्री से जोड़ने वाले हैं, तो इस फ्रेम के अलावा जो अगला शॉट है जहाँ पे एल्डर और स्टार के बीच लड़ाई हो रही है, मेरे हिसाब से ये शायद टेम्पल ऑफ अपोलो में हो रही है। इसको देखकर वैसा ही लग रहा है, जो कि इतिहास का एक अहम हिस्सा रह चुका है। वैसे ही उसके अगले फ्रेम में हमें पता चलता है कि लड़ाई के बाद स्टार हार जाती है और एल्डर उसे एक शिप में बंद करके समंदर में फेंक देता है। और ये अजीब है कि वो उसे जिंदा क्यों छोड़ता है, क्योंकि एल्डर के उसको समंदर में फेंकने के कई समय बाद उसे बचा लिया जाता है। और ये चीज कभी ना कभी होगी, इसका अंदाजा एल्डर को अच्छा खासा था। तो उसे जिंदा छोड़ने के दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो एल्डर के ग्रह के लोगों को अर्थ पे मारा नहीं जा सकता, या फिर जाहिर तौर पे एल्डर किसी से डर रहा है, शायद इसी रानी से। आई नो तुम क्या सोच रहे हो, पर सब्र करो। खैर, तो उसके बाद जो ये बच्चे दिख रहे हैं ये वही 319 चातन है जिनमें से एक हमें मूवी में दिखा था, लेकिन इनके पीछे ही एक शिप है, यानी कि ये भी बाहरी ग्रह से आए हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चातन ना तो ईस्टर की तरफ है और ना ही एल्डर की, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनका स्पेसशिप अलग नहीं होता, या फिर वो अलग स्पेसशिप में नहीं आते। अब मुझे पता है तुम लोग बोलोगे कि ये भी तो हो सकता है कि उस रानी ने उन्हें अलग स्पेसशिप में भेजा हो, तो उसका भी जवाब है मेरे पास। देखो, एल्डर और ईस्टर के कपड़े सिमिलर है, क्योंकि वो एक गर्म प्लेनेट से आती है, इसलिए ईस्टर के पीछे जो सैनिक है उनके पहनावे भी सेम है। और इन सभी के कपड़े जो है वो उन्हें गर्मी से बचाते हैं, या फिर यूं कह लो कि उनके ग्रह का जो सूरज है उसकी तेज किरणों से बचाते हैं। लेकिन इन सभी चातन के कपड़ों से पता चलता है कि इनका ग्रह कोई दूसरा हो सकता है। अब देखो यार, चातन की ओरिजिन अलग अलग जगह में अलग अलग रखी गई है, तो यहाँ पे शायद उसे ऑथेंटिक बनाने के लिए एलियंस वाली ओरिजिन दी जाएगी। खैर, तो अगले सीन में वो किसी को मारते हुए दिख रहे हैं और उनके पीछे कुछ लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और इधर साइड में देखोगे तो एक गांव भी जल रहा है, यानी कि बेसिकली ये जुल्म के खिलाफ लड़ाई चल रही है। और इससे पता चलता है कि शुरुआत में ये सभी अच्छे होंगे, क्योंकि मैंने एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में बोला था कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कभी अच्छे हैं तो कभी बुरे हैं। सब कुछ डिपेंड करता है इनके मूड पे। और चातन एल्डर के ग्रह से नहीं बल्कि किसी और ग्रह से आएंगे, इसका प्रूफ हमें यहाँ पे भी मिलता है, जहाँ पे एक और एलियन शिप पड़ी हुई दिख रही है। और अगेन ये ना तो चातन की शिप से मैच होती है और ना ईस्टर की और ना ही एल्डर की, यानी कि बेसिकली इनके अलावा भी कोई और होगा जो किसी और ग्रह से अर्थ पे आया होगा। एंड मे बी वो दुलकर सलमान का कैरेक्टर हो सकता है, मे बी। वैसे तो लो का चैप्टर 1 में जितने दिखाए गए हैं उनके अलावा भी और कितने सुपर हीरोज होंगे उस पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन देखो यार, जितना इससे समझ में आ रहा है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि इसमें से कुछ गलत हो जाए, जैसे कि चातन को लेकर ही मेरी एक थ्योरी और है कि स्टार के साथ एक बच्चा दिख रहा है, वो भी इनसे काफी सिमिलर है, तो वो भी चातन हो सकता है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि स्टार ने ही उस अकेले चातन को अपनी टेक्नोलॉजी के हेल्प से 390 चातन में कन्वर्ट किया हो, या फिर उसके उल्टा ये भी हो सकता है कि वो जो छोटा बच्चा है वो एक्चुअली में जो रानी थी उसकी बेटी हो, जिसको सदियों बाद एल्डर के वापस ना आने की वजह से वो रानी अर्थ पे भेजती है। क्योंकि लॉजिकली देखे तो एल्डर उस रानी का सेवक था, यानी कि एल्डर उससे कम पावरफुल होगा तो उसका उस रानी को हराना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा भी लगता है कि स्टार जो है वो ये रानी नहीं बल्कि ये छोटी बच्ची थी जो कि सदियां बीतने के बाद बड़ी हो गई है। अब देखो, ये दोनों ही थ्योरी मेरी है और इनमें से कोई भी गलत हो सकती है और कोई भी सही, लेकिन फिलहाल के लिए मैं उस छोटी बच्ची को स्टार मान के चलता हूँ। खैर, तो ये सीन भी रियल हिस्ट्री से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, जहाँ बैटल ऑफ हाइडस्पस 326 BCE में किंग पोरस ने ऐसा ही हाथी अलेक्जेंडर द ग्रेट के अगेंस्ट यूज किया था। और ये जो नीचे लड़ रहे सैनिक है ना, ये अलेक्जेंडर की सेना से काफी ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं। और अलेक्जेंडर की मौत काफी रहस्यमय थी, तो ये लोग आसानी से अपनी सिनेमैटिक यूनिवर्स को उसकी मौत से कनेक्ट कर सकते हैं। खैर, ये तलवार लेके प्रोबेबली दुलकर सलमान का कैरेक्टर है, क्योंकि उसके साथ हम भेड़िया को देख सकते हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह से इसमें ये कुत्ता है। और तलवार से लड़ना तो उसका स्टाइल है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ ये फ्रेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट मूवी चातन पे होने वाली है, और इन दोनों को देख के साफ पता चल रहा है कि ये दोनों ही टोविनो थॉमस के कैरेक्टर है। और इससे ये पता चलता है कि अब कुछ चातन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट
कर चुके हैं और ये भी पता चलता है कि वो कितने सिमिलर दिखते हैं, मतलब कि देख के पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन असली है और कौन नकली। इसीलिए लास्ट में माइकल फंसता है, पर हाँ माइकल ऐसा नहीं है, वो सही की तरफ है और पार्ट 2 में हमें यही क्लियर किया जाएगा। अब अगले फ्रेम में हमें दो राजाओं के बीच एक भयंकर लड़ाई दिखाई जाती है, जिससे पहले वो बातचीत करते हुए भी दिख रहे हैं, जहाँ पे अगेन इसको हमें हिस्ट्री से जोड़ सकते हैं या फिर यूं कह लो कि उन्होंने इसे इतिहास से ही उठाया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इंडिया में नहीं हो रहा है। लड़ाई खत्म होने के बाद जहाँ पे ये लोग खड़े हैं वैसे महल हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि रोमन या फिर ग्रीक साम्राज्य में होते हैं। और उसके ही अगले फ्रेम में वॉर जीतने के बाद शायद किसी वॉरियर ने हारने वाले सेना के किंग को मार डाला है और इसके पीछे जो पुतला है वो ग्रीस और रोमन साम्राज्य के वॉरियर्स से काफी ज्यादा मैच होता है। अब देखो लड़ाई किस लिए है और क्यों है ये तो अपने को नहीं पता, पर इससे इतना तो पता चल जाता है कि कहानी इंटरनेशनल होने वाली है। हो सकता है कि ये अपने कैरेक्टर्स को अलेक्जेंडर द ग्रेट से जोड़ दे, पर मुझे ये बात काफी अच्छी लगी कि इन्होंने मानवीय इतिहास से एल्डर को कनेक्ट करके ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे वो सदियों से इंसानों के बीच रह के बुराई के खिलाफ लड़ रहा है। कर तो उसके अगले फ्रेम में वो कतनार को अपनी छड़ी देते हुए दिख रहा है, लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे तो पहले सीन में जो छड़ी दिखाई गई है वो और दूसरे में दिखाई गई दोनों अलग अलग है। ये बात उन दोनों की साइज से या फिर हाइट से ही पता चल जाती है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से यहाँ पे जब स्टार के किसी आदमी को वो हराएगा तब उसकी छड़ी को कतनार को देगा। उसी छड़ी को हमें इस सीन में भी दिखाया जाता है, जिसको कि लोग समझ रहे थे कि यहाँ पे हमें जीसस की फोटो दिखाई जा रही है। नहीं भाई, हमें वो एल्डर की छड़ी दिखा के एल्डर का हिंट दिया जा रहा था, ना कि जीसस का दिखा के ये बताया जा रहा था कि वो गॉड है। खैर इससे ये भी क्लियर होता है कि आखिर एल्डर ने कतनार को वो छड़ी क्यों दी। चलो अगले फ्रेम में बताता हूँ। तो यहाँ पे एक तरफ दो लोग हैं और दूसरी तरफ अकेला एक लड़का खड़ा है। ये कोई और नहीं बल्कि माइकल ही है और उसके दूसरी तरफ कतनार और उसके साथ नीली है। अब शायद इसने अपने भाइयों के बुरे कामों की वजह से उनका साथ छोड़ दिया। और तुम्हें याद होगा नीली को पकड़ने के बाद कतनार उसे बताता है कि दो लोग हैं जिनको पकड़ने के लिए उसे नीली की मदद चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनमें से एक चातन होता है। तो बेसिकली इस फ्रेम में नीली और कतनार उसी को पकड़ने आए हैं और शायद उसी के लिए एल्डर ने उसे अपना ये हथियार दिया था। और जिस तरह से लोका चैप्टर 1 चंद्रा पे बेस्ड थी कि कैसे वो नीली बनी और कैसे कतनार ने उसे एल्डर की टीम में शामिल किया, वैसे हमें पार्ट 2 में माइकल और उनके भाई बहनों की ओरिजिन दिखाई जाएगी कि कैसे वो अर्थ पे आए और कैसे माइकल जब बाकी लोगों से अलग हो गया तब नीली और कतनार ने उसे अपनी टीम में शामिल किया। और अगर तुम मूवी को ध्यान से देखोगे तो पार्ट 2 में क्या होने वाला है ये भी माइकल नीली को बताता है, यानी कि बेसिकली ऑडियंस को बताता है कि उसे एक मिशन मिला है और मैं गेस कर रहा हूँ कि वही मिशन हमें पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। खैर अब उसके नेक्स्ट वाला फ्रेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो औरत दिख रही है वो कोई आम औरत नहीं है बल्कि स्टार खुद है। तुमको याद होगा शुरुआत में हमें एल्डर और उसकी लड़ाई के बाद उसे कुछ लोगों को समंदर से निकालते हुए दिखाया गया था। तो हो सकता है कि कुछ सालों तक वो उन्हीं के बीच भेस बदल के रही होगी। हालांकि यार मैं इस बच्चे को लेकर अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ, लेकिन ये स्टार ही है क्योंकि उसके ठीक बाद हमें एल्डर को खड़ा दिखाया जाता है और क्योंकि ये लड़ाई इन दोनों की है इसलिए उनको एक के बाद एक दिखाने का सेंस तो बनता है। तो फाइनली अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट सवाल पे कि एल्डर आखिरकार अर्थ पे कब आया था। तो मुतौन अर्थ पे कब आया ये इस फ्रेम से पता चलता है, क्योंकि जिस इंसानों से वो पहली बार मिल रहा है उनमें से किसी एक के हाथ में कुछ पत्थर जैसा दिख रहा है और उनके शरीर से भी पता चलता है कि ये होमो हैबिलिस है, जो कि करीब 2.5 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करते थे और इन्होंने मानव इतिहास के पहले हथियार की शुरुआत की थी जो पत्थर और लकड़ी से बने थे। और एल्डर इन्हीं के वक्त अर्थ पर आया था उसका एक और प्रूफ भी है, दूसरा फ्रेम जिसमें वो इंसानों का आग से परिचय करवा रहा है। और ये प्रूफ इसीलिए है क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में होमो हैबिलिस जिन्होंने हथियार बनाए थे उनके लगभग 1.8 मिलियन ईयर्स के बाद होमो इरेक्टस इवॉल्व हुए थे, जो कि बेसिकली आग को कंट्रोल करना सीख चुके थे। और यहाँ पे हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो एल्डर ही था जिसने उन्हें आग पे कंट्रोल करना सिखाया था। तो तुम क्रोनोलॉजी को समझ पा रहे हो ना? ठीक है फिर चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसके ठीक बाद हमें स्टार को अर्थ पे आते हुए दिखाया जाता है और उसके ही बाद वाले फ्रेम में आता है ये फ्रेम
जो कि पिरामिड वाली डार्क थ्योरी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, जिसमें कहा जाता है कि किसी हाईली एडवांस सिविलाइजेशन ने इंसानों का यूज किया और कुछ बोलती है कि उन्होंने ही इंसानों को बनाया था ताकि इंसान उनकी गुलामी कर सके। और यही थ्योरी इस फिल्म को लेकर भी लगाई जा रही है। और अगर मूवी की क्रोनोलॉजी को ह्यूमन एवोल्यूशन से जोड़े, बिग ब्रेन वाले अर्ली ह्यूमंस यानी कि जिनमें हमारा ये मोटा वाला दिमाग इवॉल्व होना शुरू ही हुआ था, वो करीब 8 लाख से लेकर 2 लाख साल पहले इवॉल्व होना शुरू हुए थे। उन्हीं का यूज यहाँ इस तरह के लोग गुलामों की तरह कर रहे हैं। और ये जो नंबर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा आगे पीछे पकड़ लेना, क्योंकि इतिहास अपन ने देखा नहीं है। लेकिन इस चीज से 2 इम्पोर्टेंट बातें पता चलती है। पहली तो स्टार और एल्डर की टाइमलाइन, जहाँ एल्डर अर्थ पे करीब 2.5 या फिर 1.5 मिलियन साल पहले आया था, जबकि पहले हथियार बनाने वाले लोग इवॉल्व हुए थे। वहीं पे स्टार उसके करीब 5-6 लाख सालों बाद धरती पे आई थी, जब ह्यूमंस काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुके थे। और शायद इसीलिए उन दोनों की शिप में इतना अंतर है। और यार इसीलिए मुझे लगता है कि धरती पे जो आई थी वो ये रानी नहीं बल्कि उसकी बेटी होगी, क्योंकि समय का गैप देखो ना तुम। खैर, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो थ्योरी मार्केट में चल रही है कि एल्डर को गॉड की तरह दिखाया जाएगा और एल्डर स्टार दोनों अपने हिसाब से इंसानों को बनाएंगे या फिर सुपर ह्यूमंस को बनाएंगे, वो गलत साबित हो जाती है। क्योंकि एल्डर के आने से पहले ही इंसान धरती पे दिखाए गए हैं। यही नहीं बल्कि हमने चातन को भी बाहर से आते हुए देखा है और चंद्रा को भी अपने सामने ही बैठने काटा था। तो हाँ, एल्डर ने इंसानों को इवॉल्व होने में मदद की है, ऐसा दिखाया जाएगा, ना कि वो गॉड है ऐसा दिखाएंगे। वैसे भी एल्डर या मुथॉन का मतलब बड़ा भाई होता है, गॉड नहीं। ओके, तो जब अब तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो गई है तो स्टार और एल्डर की कहानी किस तरह से हो सकती है, इसमें मैंने एक थ्योरी बनाई है, जरा उसे भी बता ही देता हूँ। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि ये बस एक थ्योरी है, उसी तरह से स्टार को लेकर भी मेरी ये थ्योरी ही है कि वो ये रानी ना होके उसकी बेटी होगी। और ऐसा सोचने के कई सारे रीजंस है जो कि मैंने तुम्हें ऊपर बताए हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ और वो रानी ही स्टार है। इसलिए आगे जो मैं कहानी तुम्हें बताने वाला हूँ उसको मैंने इस तरह से बनाया है कि तुम आसानी से उसमें से बेटी या फिर माँ, दोनों में से किसी को भी स्टार बना सकते हो। तो बेटा लोग, इनके ग्रह पे पानी की कमी की वजह से रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और इसलिए अपने लोगों को बचाने के लिए वहाँ की रानी अपने सबसे काबिल योद्धा मुथॉन को अर्थ पे भेजेगी। वैसे नोट करने वाली बात ये भी है कि ह्यूमंस उसे मुथॉन नाम देंगे, उसका एक्चुअल नाम कुछ और ही होगा। खैर, तो अब क्रैश लैंडिंग के साथ मुथॉन धरती पे पहुंच जाएगा और उसे यहाँ रिसोर्सेज का भंडार भी मिल जाएगा। यही नहीं बल्कि उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी एनवायरनमेंट चेंज की वजह से। लेकिन यहाँ पे कई सदियों तक रहने के बाद इंसानों से उसे लगाव हो जाएगा। याद रखना, उसकी शिप खराब होने की वजह से वो अपने ग्रह के लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था और वो यहाँ पे अकेला बुद्धिजीवी था। इसलिए उसके हिसाब से इंसानों को इवॉल्व करना ही या फिर इवॉल्व होने में मदद करना ही बेहतर डिसीजन था। तो अब कई लाख साल इंसानों के बीच रह के और उन्हें सुधारने के बाद एक दिन वहाँ उसके ग्रह से कुछ लोग आएंगे और उसे पता चलेगा कि रानी ने इस बार खुद अपनी बेटी को भेजा है, यानी कि स्टार को। अब वो भी यहाँ पर इतने सदियों से इसीलिए नहीं आ पाए थे क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की कमी थी। और क्योंकि कई सारा समय बीत चुका है तो वो अब टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा हाईटेक बन चुके हैं। तो शुरुआत की कुछ सदियों में एल्डर उनके साथ रहेगा, लेकिन उनको इंसानों पे अत्याचार करते देख वो बगावत कर देगा, लेकिन बहुत ही स्मार्टली, क्योंकि वो बगावत करने से पहले अपनी खुद की एक टीम बनाएगा। और हाँ, ये इंसानों को गुलाम बना के पिरामिड जैसी बड़ी चीजें बनाने का प्लान इसीलिए बनाया जाता है ताकि उसमें वो एलियन रह के अर्थ पे राज कर सके। बेसिकली दुनिया के हर कोने में ऐसे ही बड़े महल खड़े करवा के काम पूरा होने के बाद यहाँ पे रानी को बुलाने का प्लान होता है। लेकिन उससे पहले ही एल्डर अपनी एक टीम बना के उन पे हमला कर देता है। पर अनफॉर्चुनेटली उस लड़ाई में बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं, पर वो जीत जाता है और स्टार को कैद करके समंदर में फेंक देता है। उसको मारना शायद अर्थ की बर्बादी का कारण बन सकता था, क्योंकि फिर रानी अपनी पूरी सेना को लेकर आ जाती। लेकिन फिर सदियों बाद आधुनिक इंसान ने अनजाने में ही स्टार को कैद से आजाद कर दिया। खैर, तो फिर वो कई सालों तक अपनी टीम बनाती रही ताकि एल्डर से वापस अर्थ को छीन सके, यानी कि एंड गेम। और बेसिकली लास्ट वाली फिल्म में वो अपनी पूरी टीम बना चुकी होगी और पूरी ताकत के साथ एल्डर पे हमला करेगी। और एल्डर को इसका आभास पहले से है, इसलिए उसने चंद्रा को इंडिया में बुलाया है। अब देखो यार, मैंने बस एक समरी दी है, क्योंकि अगर सारी चीजों को डिटेल में कवर करके एक स्टोरी बनानी चाहे तो वीडियो 4-5 घंटे का बन जाएगा।
और इतना टाइम तो ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास। खैर अगर तुमको नहीं पता तो बता दूं कि ये सारी चीजें हमें ये लोग सिर्फ 5 पार्ट में ही दिखाने वाले हैं, जिसमें ओडियन, चातन, नीले और 2 सुप्रीम लोगों के अलावा और भी कई सारे सुपर हीरोज होने वाले हैं, जैसे कि मदन जो लोकल मिथ का एक वाइल्ड फॉरेस्ट स्पिरिट है जिसको कि शायद सोबिन शाहिर प्ले कर रहे हैं। दूसरा मरुथा, एक और डार्क एंटिटी जो कि फ्लोक्लोर से ही आती है। और सोचो इतनी सी फिल्मों में इतनी सारी चीजें ऐड करना, माय गॉड, कमाल है भाई।